नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीरज पंडित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान पॉइंट में। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। जी हाँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का काल को महाजनपद काल कहा जाता है। तो ये वह समय था जब उत्तर वैदिक काल की समाप्ति होने जा रही थी या यूं कहे समाप्त हो चुका था। तो इस समय तक लोगों का आर्थिक जीवन काफ़ी विकसित हो चुका था। लोग आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध हो चुके थे। तो आर्थिक समृद्धि ने लोगों को विकास के रास्ते पर अग्रसर कर दिया। उसके सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और नगरीय जीवन जो है उनमें काफ़ी परिवर्तन हो गया। जहाँ पहले लोग छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे जिसे जन कहा जाता था, उसका आकार अब बढ़ गया था और उसे जनपद कहा जाने लगा था। फिर जनपदों का आकार भी बढ़ गया और उसे महाजनपद कहा जाने लगा। मतलब एक महाजनपद में कई जनपद शामिल हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं महाजनपद काल। तो स्रोतों के आधार पर महाजनपद काल की संख्या 16 बताई गई है। जी हाँ, 16 बताई गई है। अब ये महाजनपद, ये स्रोत क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जी हाँ, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें स्रोतों की संख्या, महाजनपद की संख्या 16 बताई गई है। उसी प्रकार एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। इसके अलावे हिंदू ब्राह्मण ग्रंथ वेदांग और पुराण, वेदांगों पुराणों, तो इसके अनुसार भी महाजनपदों का संख्या 16 बताई गई है, या यूँ कहिए कि इसमें व्याख्या की गई है। इसका विस्तार देख लेते हैं। मुख्य रूप से महाभारत में महाजनपद जो है उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा विस्तृत थे। ज़्यादा विस्तार जो हुआ था महाजनपदों का वो भारत के उत्तरी क्षेत्र में था। वो कौन कौन से क्षेत्र थे? बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अधिकतर जो महाजनपद थे इन्हीं क्षेत्रों में विकसित हुए थे। इसके अलावे दक्षिण भारत में एक महाजनपद और भारत के बाहर 2 महाजनपद मिलते थे। वो कौन कौन से थे? तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण में अशमक महाजनपद, और भारत के बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में कंबोज और गांधार। ये 2 महाजनपद जो थे ये बाहर भारत के, आधुनिक भारत के बाहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में थे। उस वक्त तो सब एक ही था, आज के दृष्टि देखा जाए तो ये भारत के बाहर थे। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। जी हाँ, इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। अब एक बार देख लेते हैं इसकी शासन व्यवस्था कैसी थी। शासन व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक राजतंत्रात्मक, एक गणतंत्रात्मक। तो राजतंत्रात्मक में क्या होता था? उसमें राजा प्रधान होता था और वंशानुगत होता था। हाँ, अधिकतर जो महाजनपद थे उसमें राजतंत्रात्मक ही व्यवस्था थी। कुछ कुछ महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी देखी गई है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या थी? इसमें प्रजा द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का जो समूह था वही शासन व्यवस्था चलाता था। प्रजा के बीच से ही कुछ शक्तिशाली लोगों को या प्रभावशाली लोगों को चुन लिया जाता था अपने प्रतिनिधि के रूप में, और वो भी वही शासन व्यवस्था चलाते थे। जैसा कि आज देखा जाता है अधिकतर देशों में, अधिकतर देशों में क्या, या लगभग देशों में आज गणतंत्रात्मक व्यवस्था ही चल रही है। अब देख लेते हैं कौन कौन से थे महाजनपद। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो बिहार के क्षेत्र में 3 महाजनपद आते थे। बिहार के क्षेत्र से 3 महाजनपद आते थे। तो उसमें सबसे पहला जो था मगध। जी हाँ, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। 16 महाजनपद में इससे शक्तिशाली कोई नहीं था और काफ़ी प्रभुत्व था इस महाजनपद का। अधिकतर जो जनपद थे इससे खौफ खाते थे, या यूँ कहते थे इनसे भिड़ने से बचते थे। सबसे शक्तिशाली था
प्रमुख शासक इसका कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार इसके प्रमुख शासक थे। इसका विस्तार देखा जाए तो पटना, गया और औरंगाबाद, आधुनिक पटना, गया, औरंगाबाद, ये सब का जो क्षेत्र था ये सब मगध के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी राजगीर या राजगृह, दोनों एक ही बात है, चाहे राजगीर कहिए या राजगृह कहिए। कहीं कहीं इसकी राजधानी गिरिब्रज भी कहा जाता है, इसे गिरिब्रज भी कहा गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। राजगीर, राजगृह या गिरिब्रज इसकी पहले राजधानी थी। 400 बीसी में, 400 ईसा पूर्व में राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर दी गई है। आज का पटना उस वक्त की राजधानी बदल करके कर दी गई थी। अंग, दूसरा अंग, दूसरा मतलब महाजनपद था बिहार के क्षेत्र का। प्रमुख शासक थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त अंग क्षेत्र के प्रमुख शासक थे। अब ये क्या था, ब्रह्मदत्त भी काफ़ी शासी थे। हालांकि मगध से उस वक्त लगभग हर महाजनपद लड़ना भिड़ना नहीं चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने दुस्साहस किया और एक बार मगध अन्य राजाओं की सहायता से मगध को एक बार पराजित भी कर दिया। लेकिन बाद में मगध के राजाओं ने इसे हरा दिया और इस पर शक्ति को ह्रास कर दिया और अपने में मिला लिया। इसके बाद इसका विस्तार देख लेते हैं। अंग क्षेत्र का विस्तार भागलपुर और मुंगेर, आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी थी चंपा। अंग देश के बारे में आप लोग जानते होंगे, महाभारत में भी काफ़ी वर्णन किया गया है। जैसे आपने सुना होगा अंगराज कर्ण। जी हाँ, कर्ण जो थे यही अंग के राजा थे, या भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र के ही राजा थे वो। तो अंग महाभारत में भी इसका वर्णन किया गया है। अब आते हैं तीसरा वज्जी या वज्जी संघ। जी हाँ, इसका विस्तार आधुनिक तिरहुत का क्षेत्र, मिथिला प्रदेश जिसे कहते हैं, उसमें विस्तार था वज्जी संघ का। वज्जी संघ क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें 8 जनपदों का समूह था, इसीलिए इसे वज्जी संघ भी कहा जाता था। ये 8 जनपदों का समूह, जिसमें लिच्छवी जो था प्रमुख जनपद था और इसकी राजधानी थी वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। अभी हम कह सकते हैं लिच्छवी प्रमुख जनपद था, तो उसकी राजधानी भी वैशाली ही हम लोग कहेंगे अगर पूछा गया तो। शासन व्यवस्था कैसी थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी यहाँ। दोस्तों, वज्जी संघ को सबसे प्राचीन और पहला गणतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। जी हाँ, सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुआ था गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ बिहार के क्षेत्र में हमने 3 महाजनपद देखा, मगध, अंग और वज्जी संघ। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कुल 8 महाजनपद थे। उसमें से पहला था काशी। काशी वह क्षेत्र था जिसमें शिक्षा का और धार्मिक का एक केंद्र था। काशी शिक्षा धर्म का केंद्र था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। कहाँ थी? वाराणसी। आज भी काशी वाराणसी आप गए होंगे वाराणसी तो आपने देखा होगा। प्रमुख शासक जो थे अश्वसेन थे। जी हाँ, ये काशी के प्रमुख शासक कौन थे? अश्वसेन थे। अश्वसेन कौन थे? 23वें जैन तीर्थंकर पारश्वनाथ के पिता थे। आप जैन धर्म के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें 23वें जो तीर्थंकर थे पारश्वनाथ, उनके पिता थे ये राजा अश्वसेन, जो काशी के ही राजा थे। और काशी के बारे में कहा जाता है कि अधिकतर महाजनपदों में आपसी झगड़े ये काशी के लिए या काशी पर अधिकार के लिए होते रहते थे। आगे चले हम लोग देखते हैं कौशल। कौशल का विस्तार अयोध्या और फैजाबाद का क्षेत्र था। इसका विस्तार कहाँ था? आधुनिक अयोध्या और फैजाबाद का क्षेत्र था। ये 2 भागों में विभक्त था। इसकी 2 राजधानियाँ थी। ये 2 भाग में विभक्त था। सरयू के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी साकेत। सरयू नदी है, उसके उत्तरी क्षेत्र की राजधानी साकेत को माना जाता है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी श्रावस्ती माना जाता है।
तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि कौशल की राजधानी कहाँ थी और उसमें साकेत या श्रावस्ती में किसी को देखा दिया जाए तो आप श्रावस्ती को मारेंगे, और अगर दोनों सिर्फ श्रावस्ती दिया हो तो आप श्रावस्ती को ही टिक करेंगे। ठीक है। रामचरितमानस के अनुसार श्री राम यहीं के राजा थे। जी हाँ, अयोध्या आपने सुना होगा, तो श्री राम यहीं के राजा थे और उन्हें रामचरितमानस में कौशलपुर राजा कह के संबोधित किया है। क्या कहा गया है? कौशलपुर राजा। रामचरितमानस जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें ये चीज़ पता होगी। खैर नहीं पता होगी तो एक बार रामचरितमानस पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला देख ले, अगला महाजनपद था मल्ल। आधुनिक देवरिया के क्षेत्र में इसका विस्तार था। कहाँ था? आधुनिक देवरिया के क्षेत्र में। इसकी भी दो राजधानी थी, कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर वही जगह था जहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मतलब यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। और पावापुरी में भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये भी याद करने वाला विषय है कि कुशीनगर में किनका महापरिनिर्वाण हुआ था और पावापुरी में किसका महापरिनिर्वाण हुआ था, और वो किस महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तो वो मल्ल के अंतर्गत आते थे। इसकी भी शासन व्यवस्था जो थी गणतंत्रात्मक थी। यहाँ भी प्रजातांत्रिक शासन था, गणतंत्रात्मक शासन था। अगला देखा जाए तो वत्स का विस्तार था आधुनिक प्रयागराज के क्षेत्र में था। कहाँ था? प्रयागराज। जी हाँ, इलाहाबाद का क्षेत्र जो कहते हैं हम लोग, उसी में। इसकी राजधानी जो थी कौशाम्बी थी। कहाँ थी? कौशाम्बी। उसके बाद देखें कुरु महाजनपद जो था, इसका विस्तार था दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में। जो आज का जो दिल्ली है और हरियाणा का कुछ क्षेत्र, पूरा नहीं, कुछ क्षेत्र जो था इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। कहा जाता है कि पांडवों द्वारा ये नगर बसाया गया था। और आज जो गुड़गांव है हरियाणा का, आप लोग जानते होंगे, तो उस वक्त उसे ही इंद्रप्रस्थ समझा जाता है कि इंद्रप्रस्थ पहले वही था, गुड़गांव को। इसके राजवंशों को कुरुवंशी या कौरव कहा जाता था। आपने महाभारत में पढ़ा होगा, तो कौरव वंश जो दुर्योधन थे या पांडवों की जो राजधानी थी वो यही इंद्रप्रस्थ में थी। तो इसके राजवंश को कुरुवंशी या कौरव वंश कहा जाता था। बाद में मगध द्वारा इसे भी जीत लिया गया था। मगध इतना शक्तिशाली था कि जहाँ मौका मिला उसको जीत लिया। आगे चलें तो पांचाल, महाभारत में इसका भी वर्णन है। इसका विस्तार बरेली और बदायूं के क्षेत्र में था। कहाँ था? बरेली और बदायूं के क्षेत्र में। जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। महाभारत में इसका भी वर्णन किया गया है। जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, जिसे पांचाली भी कहा जाता था, इसके पिता जो थे द्रुपद यहीं के राजा थे। तो बहुत कुछ महाभारत का भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होता है कि महाभारत सही है गलत है, बहुत लोगों में डिस्प्यूट है, लेकिन यहाँ पर जहाँ मिलते जा रहा है तो ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं कहीं उसका अस्तित्व था। अब देखें सूरसेन। इसका विस्तार मथुरा के क्षेत्र में था और इसकी राजधानी भी थी मथुरा में ही थी। अब आगे चले, अगला महाजनपद था चेदी। इसका विस्तार बुंदेलखंड में था। बुंदेलखंड का क्षेत्र था, में इसका विस्तार था। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती या सुत्थिवती। जी हाँ, सुक्तिमती या सुत्थिवती, दोनों में से कोई भी आ जाए आप उस पर टिक ऑफ कर सकते हैं। इसकी राजधानी थी। कहा जाता है कि जो महाभारत में शिशुपाल का आपने नाम सुना होगा, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, उसे कहा गया था कि 99 तुम्हारा गलती माफ़ होगा, लेकिन 100वां गलती में तुमको हम दंडित करेंगे। और जैसे ही शिशुपाल ने 100वां गलती किया, श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तो वही शिशुपाल जो थे ये चेदी महाजनपद के ही राजा थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद के बारे में देख लिया, मगध, अंग, वज्जीसन। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों के बारे में देख लिया, जिसमें काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेन और चेदी। तो आइए हम आगे देख लेते हैं कि बाकी बचे 5 महाजनपद कौन कौन से हैं।
तो दोस्तों अब तक हमने देखा बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मिलने वाले महाजनपदों के बारे में। अब हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कौन से महाजनपद थे। तो सिर्फ एक ही महाजनपद था मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, केवल एक ही महाजनपद था, अवंती। जी हाँ, अवंती भी मगध की तरह ही काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था। मालवा का क्षेत्र, इसका विस्तार जो था मालवा के क्षेत्र में था। इसकी जो भी राजधानियाँ थी, दो राजधानी, उत्तरी क्षेत्र की राजधानी उज्जैन थी, जबकि दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी माहिष्मती। अगर दोस्तों परीक्षा में आपको इसकी राजधानी पूछी जाएगी तो आपको उज्जैन पर ही टिक लगाना है, और अलग अलग अगर पूछा जाए तो इस उत्तरी क्षेत्र में उज्जैन देंगे, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में हम लोग इसे माहिष्मती देंगे। ये माहिष्मती वो बाहुबली पिक्चर का माहिष्मती नहीं है, ये कुछ अलग है। सॉरी। यहाँ के राजा थे चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत यहाँ के प्रमुख राजा थे, और कहा गया है कि एक बार इन्हें पीलिया की बीमारी हो गई थी, जॉन्डिस जिसे बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, तो इनको बिंबिसार ने, जो मगध के राजा थे बिंबिसार, उन्होंने अपने वैद्य जीवक को इनके उपचार के लिए भेजा था। तो ये भी आप लिख सकते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बिंबिसार ने किनके इलाज के लिए जीवक को भेजा था, या ये कहा कि चंडप्रद्योत के इलाज के लिए बिंबिसार ने किन्हें भेजा था। तो इस तरह से पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखें हम राजस्थान के क्षेत्र में, वहाँ भी केवल एक महाजनपद मिलता है, वहाँ से मत्स्य देश, इसका भी नाम सुने होंगे, महाभारत में काफ़ी नाम आया है इसका, बहुत प्रमुख है महाभारत काल में। इसका विस्तार जयपुर और भरतपुर के क्षेत्र में था। आधुनिक राजस्थान के जयपुर और भरतपुर का क्षेत्र इसके विस्तार के क्षेत्र में थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो महाभारत में भी कहा जाता है कि जब पांडवों ने अपना अज्ञातवास का बाद अपने वनवास के बाद जो 12 साल का था, उसके बाद 1 वर्ष का जो अज्ञातवास काटा था, वो यहीं विराट के क्षेत्र में काटा था, मत्स्य देश में काटा था। तो इसकी भी जानकारी महाभारत काल में मिलती है। अब उत्तरी क्षेत्र का तो देख लिया हमने, अब जरा सा देख लेते हैं कि दक्षिण भारत में केवल एक ही महाजनपद मिले हैं। जैसे उसमें उसकी नाम है अश्मक। जी हाँ, अश्मक जो था एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद था। ये जो नर्मदा नदी के दक्षिण में मिलने वाला ये महाजनपद था। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था, और इसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। इसकी राजधानी क्या थी? पोतन या पोटली। अब देखते हैं आधुनिक भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर। अभी तक तो हम लोग जितना भी देखा महाजनपदों के बारे में, वो सारा भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर मिले हैं, लेकिन ये 2 जो हैं वो भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर मिले हैं। कौन कौन है वो? कम्बोज और गांधार। कम्बोज का देखते हैं हम लोग, कम्बोज के बारे में। इसका विस्तार भारत तथा पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में है। अब जो जम्मू कश्मीर के निकट भारत और पाकिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर कम्बोज मिला है। इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। कहाँ थी? राजपुर या हाटक। अगला देख ले गांधार। इसका विस्तार पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्र में था। मतलब जहाँ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र मिलता है, उस क्षेत्र में गांधार का विस्तार था। वर्तमान में इसे कांधार के नाम से जानते हैं। आप लोग कांधार बहुत बार पढ़े होंगे, तो इसे वर्तमान में कांधार के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। कहाँ थी? तक्षशिला। ये वही जगह था जहाँ मौर्य काल में ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जब मौर्य काल चल रहा था तो तक्षशिला शिक्षा के लिए जाना जाता था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गांधार के बारे में भी महाभारत में जानकारी मिलती है। कौरवों की माता गांधारी यही गांधार की ही राजकुमारी थी, और उसके मामा शकुनी गांधार के ही नरेश थे। तो इससे भी आपको महाभारत काल की पुष्टि होती है। तो हमने ये देखा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अवंती, राजस्थान के क्षेत्र में मत्स्य, दक्षिण भारत के क्षेत्र में अश्मक,
और आधुनिक भारतीय सीमा क्षेत्र के बाहर कम्बोज और गांधार। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज महाजनपद काल के बारे में जानकारी ली। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। हाँ, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे अवश्य दबा दें और अपना जो भी राय विचार है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो फिर दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।